हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 4 अगस्त 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 एज वेल एज अपकमिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सब के लिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इन करंट अफेयर्स में से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एमसीक्यू किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं। एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग आपने कहीं पे करनी है, कहीं पर इस डाटा का इस्तेमाल करना है अपने मेंस के आंसर्स में, तो कैसे आप इस डाटा का इस्तेमाल करें ताकि इफेक्टिव आंसर बनकर तैयार हो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप फेच कर सकें। काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, काफी कुछ है जिसकी मदद से आप अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को इस सेशन की मदद से एनहांस कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 4 अगस्त 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और पहला समाचार ये रहा। तो पहले समाचार में हमको बात करनी है संविधान के आर्टिकल 311 के बारे में। आर्टिकल 311 क्या है, इसके तहत में क्या पावर्स मिलती हैं, क्या किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इस आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने की जरूरत ही क्या है, क्या वजह है जिसके चलते ये न्यूज में बना हुआ है। तो पहले वो देख लेते हैं और फिर आर्टिकल 311 जो अपना मेन ऑब्जेक्टिव है इस न्यूज में उसको हम लोग पढ़ेंगे। समाचार यह है कि जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनका नाम मनोज सिन्हा साहब है, इन्होंने आर्टिकल 311 इन्वोक किया है या फिर आर्टिकल 311 का इस्तेमाल किया है। और इसका इस्तेमाल करते हुए 6 सरकारी कर्मचारी, जिसमें से 5 पुलिस वाले थे और एक टीचर था, इनको इनकी सर्विसेज से टर्मिनेट कर दिया गया। इनको सर्विसेज से टर्मिनेट करने के पीछे की जो वजह बताई गई है वो है कि इनमें से कुछ नार्कोटिक्स की स्मगलिंग में शामिल थे। नार्कोटिक्स का मतलब होता है जो भी आपकी नशीली दवाएं होती हैं, ड्रग्स हो गए, ये सारी चीजें। और कुछ जो थे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल थे। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर में या रडार में ये काफी वक्त से थे और फाइनली इनके बारे में रिपोर्ट बनाकर फिर एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई एंड प्रशासन ने उसके बाद फिर ये कार्रवाई करी है, जिसमें आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 311 आर्टिकल इन्वोक कर इनको फिर नौकरियों से टर्मिनेट किया है। तो ये तो अपनी न्यूज है। अब क्योंकि ये हिंदू के फ्रंट पेज पर छपा है तो और इसमें आर्टिकल 311 का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आर्टिकल 311 भी न्यूज में आ गया एंड इसलिए एज अ सीरियस एस्पिरेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पढ़ना जरूरी है। जाहिर सी बात है, एग्जाम में ये तो पूछा नहीं जाएगा कि कितने टीचर्स टर्मिनेट हुए थे, कितने पुलिस वाले टर्मिनेट हुए थे या किन्होंने किया था, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये जरूर पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 311 क्या है, इसके तहत में कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, किसके पास पावर्स होती हैं वगैरह वगैरह। तो इसलिए आर्टिकल 311 को पढ़ना जरूरी है। मगर ये समझने के लिए कि क्यों पढ़ा जा रहा है, न्यूज मैंने आपके साथ में शेयर करिए। अब आर्टिकल 311 देखते हैं। तो आर्टिकल 311 क्या है? आर्टिकल 311 डील्स विथ रिमूवल और reduction of rank of civil servants without a departmental inquiry after informing them of charges against them and giving a reasonable opportunity to be heard. The decision of authority is final. थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। इसमें यह बोला गया है आर्टिकल 311 डील करता है कि किसी भी सिविल सर्वेंट की को अगर आपको उसके पद से या तो रिमूव करना है या फिर अगर आपको उसका को डिमोट करना है, उसकी जो भी रैंक है उसको कम करना है, और ये सारा काम अगर आप बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के करना चाहते हो तो फिर इसके लिए आर्टिकल 311 का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें फिर जो भी अथॉरिटी जो है, जो आर्टिकल 311 इन्वोक कर रही है, जो भी फैसला फिर वो लेते हैं तो वो फाइनल होता है। उसके खिलाफ फिर आप कहीं पर अपील नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। सब पहली बात तो ये कि सिविल सर्वेंट का यहाँ पे मतलब क्या है। देखिए, भारत में एक तो हो गया कि मिलिट्री की सर्विसेज होती हैं, मिलिट्री की अपनी अलग सर्विसेज हैं। इसके अलावा और मिलिट्री के अलावा मिलिट्री में आप सीक्रेट सर्विसेज को भी इंक्लूड कर सकते हो। जितनी भी वो सारी सर्विसेज हैं डिफेंस से रिलेटेड, उन सबको अपन लोग अभी मिलिट्री की सर्विस मान लेते हैं। इसके अलावा भारत में जो भी नौकरियां हैं वो सारी की सारी सिविल सर्विसेज में काउंट होती हैं। आप चाहे जिले के कलेक्टर हो, चाहे आप किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क हो, चाहे प्यून हो, चाहे रेलवे में काम करते हो, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में काम करते हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट में हो, चाहे फिशरीज में हो, कोई भी काम करते हो, कहीं पर भी हो, वो सारी की सारी सर्विसेज सिविल सर्विसेज में गिनी जाती हैं। अब सपोज कर लीजिए कि आप किसी सिविल सर्विस में हैं, कहीं पे कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं एंड ये सिविल सर्विस में रहते हुए अगर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आप अगर करप्शन कर रहे हैं, आप किसी तरीके की ब्राइबरी कर रहे हैं, आप अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं
और किसी ने आपके खिलाफ में कंप्लेंट कर दी, तो फिर होगा ये कि आपके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी। इस इंक्वायरी को बोला जाता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जब होगी तो हो सकता है आपको शायद सस्पेंड भी कर दिया जाए, हो सकता है शायद सस्पेंड ना भी किया जाए, और वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पूरी होने के बाद में फिर फैसला लिया जाएगा कि आपके साथ में क्या करना है, आपको पनिशमेंट देना है या नहीं देना। आप जिस भी चीज का आपके ऊपर आरोप लगाया गया वो सिद्ध होता है, नहीं सिद्ध होता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, और अगर सिद्ध होता है तो फिर आपके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, आपको सर्विस से निकाला जाएगा, आपकी रैंक कम की जाएगी, आपका वेतन रोका जाएगा, इंक्रीमेंट रोका जाएगा, जो भी सारी चीज करनी है वो डिसाइड किया जाता है, और उसके बाद वो सजा आपको सुना दी जाती है। अब इस फैसले के अगेंस्ट में आपके पास में ये पावर है कि आप कोर्ट जा सकते हैं, या फिर आपके पास में ये राइट है, पावर तो गलत वर्ड हो गया, आपके पास में ये राइट है कि आप कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट में फिर आप अपनी बात को रख सकते हैं। अब अगर कोर्ट वालों को लगा कि, या कोर्ट में जज को लगा कि भाई जो भी आपके साथ में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है वो सही है, तब तो फिर वो कह देगा कि आपके साथ में जो भी हुआ वो सही है। बट इन केस अगर वहां पर कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट सारी बातों को सुनकर अगर ये पाता है कि भाई आपके खिलाफ गलत कार्रवाई हुई है या फिर जो एक्शन लिया गया वो सही नहीं है, तो फिर कोर्ट जो भी पूरे प्रोसीजर था उसको खत्म कर सकता है और आपकी स्थिति को यथावत कर सकता है। अगर नौकरी से निकाला गया तो फिर आपको वापस नौकरी पर बहाल करवा सकता है। सस्पेंशन, अगर आपको सस्पेंशन पर रखा गया तो सस्पेंशन आपका जो है रिवोक हो सकता है। अगर आपको डिमोट किया गया तो फिर से आपको उसी पद पर लाया जा सकता है जिससे आपको डिमोट किया गया था। तनख्वाह रोकी गई है या कम की गई है तो उस चीज को भी रिवर्स किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें तब हो सकती हैं जब आपने अपने पद का कोई गलत दुरुपयोग वगैरह किया हो और सारी चीजें हुई हो और एक नॉर्मल प्रोसीजर जो है फॉलो किया गया हो। अब इस पूरे खेल में आर्टिकल 311 का जिक्र नहीं आया, बट सपोज कर लीजिए कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं। इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा, करप्शन एक अलग चीज होती है, राष्ट्र विरोध एक अलग चीज होती है। अगर आप कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज में शामिल हैं किसी सरकारी पद पर रहते हुए, जो जिसके तहत और ऐसी वो जो गतिविधियां हैं अगर वो राष्ट्र विरोधी हैं या फिर उनको राष्ट्र विरोधी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अगर आप कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हो कि जिससे स्टेट का नुकसान हो रहा है, स्टेट को जो है या देश की सिक्योरिटी जो है खतरे में पड़ रही है, और आप सिविल सर्विसेज में हो, तो इन दैट कंडीशन जरूरी नहीं है कि आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करी जाए। ऐसे में सरकार के पास में आर्टिकल 311 है। आर्टिकल 311 गवर्नमेंट को यह पावर देता है कि इसका इस्तेमाल कर बिना कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाए सीधे सीधे आपको खड़े खड़े या तो आपकी सर्विसेज से टर्मिनेट किया जा सकता है, या फिर आपको आपकी सर्विसेज से जो भी आपकी रैंक वगैरह है उससे आपको जो है आपकी रैंक कम की जा सकती है, आपकी पावर्स को घटाया जा सकता है। यहां पर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं होगी, आपको सिर्फ एक बार अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, आपको बताया जाएगा आपके खिलाफ में ये सारे एलिगेशंस लगे हैं, आपका क्या कहना है, इसको आप किस तरह से रिफ्यूट करेंगे, ये आपका एविडेंस है। और ये सारी चीजें जो है आपकी संलिप्तता को बताते हैं फलानी फलानी एक्टिविटीज में, जिसको एंटी नेशनल माना जा सकता है या राष्ट्र विरोधी या स्टेट के खिलाफ माना जा सकता है। अब आपका जो भी आर्ग्यूमेंट है वो सुनने के बाद में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी आपको सुन रही है, अगर उनको लगता है कि भाई आपकी बात सही है, तब फिर उनकी मर्जी वो आपके खिलाफ एक्शन लेना ले। मगर आपकी बात सुन चुकने के बाद भी उनको लगता है कि नहीं आप जो हैं गलत हैं, आप गिल्टी हैं, तो फिर वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं और आपको या तो सर्विस से निकाला जा सकता है या फिर आपकी रैंक को रिड्यूस किया जा सकता है, और आप फिर उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते। ये जो अथॉरिटी का डिसीजन है ये फाइनल है, इसके खिलाफ अब किसी कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। अब ये जो 5 लोग या 6 लोग हैं जिनको नौकरी से निकाला गया है, अगर ये करप्शन के चलते, रिश्वतखोरी में, घूसखोरी में, किसी भी चीज के चलते अगर ये पुलिस वाले उठाए गए होते, या ये टीचर इसलिए पकड़ाया होता कि ये टीचर बच्चों को पढ़ाता नहीं है, मारता ठोकता रहता है, इस तरीके की चीजें अपने काम में कुछ गड़बड़े कर रहे होते, तब इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठती, सस्पेंशन होता, फिर जो होना था सो होना था वो होता। मगर यहाँ पे आर्टिकल 311 इन्वोक किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, और उसके बाद इनको टर्मिनेट किया गया। अब ये लोग कोर्ट नहीं जा सकते ये बोल के कि साहब हमें जो है फिर से बहाल कर दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना है। संविधान का आर्टिकल 311 क्या करता है? संविधान का आर्टिकल 311 गवर्नमेंट को यह पावर देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी, किसी भी सिविल सर्वेंट को उसके पद से या तो आप रिमूव कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, या उसकी पोस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इसको बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के किया जा सकता है। सिर्फ सामने वाले को आप एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दोगे उसका पक्ष रखने के लिए, और उसके बाद में अगर आपको लगता है बात ठीक है तो शायद आप उसके खिलाफ कार्रवाई ना करो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं भाई सामने वाला गड़बड़ आदमी है, गिल्टी आदमी है, तो फिर आप उसको सर्विस से टर्मिनेट कर सकते हो, एंड एक बार या फिर उसकी रैंक को कम कर सकते हो। और एक बार अगर आपने फैसला ले लिया तो फुल एंड फाइनल है, फिर कहीं पर इसके खिलाफ में अपील नहीं की जा सकती। और ये जो है संविधान का आर्टिकल 311 सरकार को ये पावर देता है। सो ये अपने को याद रखना है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि आर्टिकल 311 क्या होता है, किस चीज से रिलेटेड है। तो ये आपका रिलेटेड होता है रिमूवल या फिर
रिडक्शन ऑफ रैंक ऑफ सिविल सर्वेंट्स है विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। दूसरा कि अगर इसमें किसी व्यक्ति को आपने अगर टर्मिनेट कर दिया या उसकी रैंक को कम कर दिया तो फिर क्या वो कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है? जवाब है नहीं कर सकता। एक बार अगर ये फैसला हो गया तो अथॉरिटी का डिसीजन फाइनल है, इसको फिर कहीं पर भी ओवरटर्न नहीं किया जा सकता है। तो ये दो सवाल अपने बनकर तैयार होते हैं यहां से। और कंपिटेंट अथॉरिटी क्या होती है? तो जनरली जैसे जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह फैसला लिया है, इसी तरीके से अगर स्टेट्स की बात की जाए तो, या फिर सेंटर की स्टेट्स की बात की जाए तो आपका, या फिर सेंटर की बात की जाए तो आपकी जो जनरली जो गवर्नर होगा या फिर प्रेसिडेंट होगा वो ये फैसला लेते हैं। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल का इस्तेमाल कर कर आपके जो अफसर्स हैं इनको हटाया जा सकता है या फिर रिमूव किया जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनकर तैयार होता है और ये अपने को ध्यान रखना है। मुझे एक गट फीलिंग है इसके ऊपर कुछ ना कुछ आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, खासतौर पे यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विस हो गया, सीएपीएफ हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, इसमें आने की चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ से करंट अफेयर्स में। चलिए, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब ये जो समाचार है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। उस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर्स बहुत काम का है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जो है सीधा सीधा प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू बनकर तैयार होता है। और क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है वहां से सिर्फ सिविल सर्विसेज के मेंस के बच्चे ही क्वालिफाई नहीं करते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी वही पेपर क्लियर करना पड़ता है अपना आईएफएस का मेंस लिखने के लिए। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये न्यूज बहुत काम की है। इसके अलावा यूपीएससी के जो दूसरे पेपर हैं जिसमें इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी पूछी जाती है, स्पेसिफिकली इकोलॉजी पूछी जाती है, चाहे सीडीएस हो गया, चाहे एनडीए हो गया, चाहे सीएपीएफ हो गया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये न्यूज अपनी बहुत काम की है। तो यहां से क्वेश्चन आपका बनता है और इसलिए अपने को इस न्यूज को अच्छे से पढ़ना है। तो समाचार यह है कि a four-ringed butterfly belonging to a family with most members in China has resurfaced in India after 61 years, a new study said। मतलब ये कि एक नई स्टडी कंडक्ट की गई, उसमें ये पता चला है कि एक खास तरीके की बटरफ्लाई होती है जिसके पंख के ऊपर 4 रिंग्स बने हुए हैं या फिर इस तरीके की आकृति बनी हुई है कि वो आपको दूर से देखने पर 4 छल्लों की तरह या 4 रिंग्स की तरह लगती है। उसके चलते इस बटरफ्लाई को बोला जाता है 4-रिंग बटरफ्लाई। ये जो 4-रिंग बटरफ्लाई की जो फैमिली है या फिर जो अलग अलग इसमें अलग अलग तितलियों की किस्में हैं, जनरली मिलती कहां पर है? चाइना में मिलती हैं। अब समाचार यह है कि चाइना में प्रोमिनेंटली पाई जाने वाली ये 4-रिंग बटरफ्लाई की एक जो किस्म है वो इंडिया में लगभग 61 सालों के बाद में देखी गई है। 61 ईयर्स पहले कभी ये बटरफ्लाई या तितली हुआ करती थी भारत में, बाद में फिर विलुप्त हो गई होगी या फिर किसी वजह से उसकी संख्या कम हो गई होगी। अब 61 ईयर्स के बाद में एक स्टडी के अनुसार ये पता चला है कि वो फिर से इंडिया में सरफेस हुई है, इंडिया में फिर से इसको देखा गया। अब ये जो बटरफ्लाई है इसका नाम क्या है? तो इसको 4 रिंग्स के नाम से ही जाना जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है येप्तिमा कैंटिली। अब बोलने में जबान घूम जाए, इतने खतरनाक खतरनाक इनके नाम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो रहा हो तो माइंड मत करिएगा। येप्तिमा कैंटिली ये इसका साइंटिफिक नाम है। जनरली इसको 4-रिंग बटरफ्लाई के नाम से ही जाना जाता है। अब ये जो 4-रिंग बटरफ्लाई है इसमें अलग अलग कई सारी किस्में जो हैं होती हैं। तो इन सारी 4-रिंग बटरफ्लाईज की जो अलग अलग स्पीशीज हैं इन सबको इकट्ठा कर बोला जाता है साइट्रीने बटरफ्लाई। साइट्रीने बटरफ्लाई की एक पूरी फैमिली है, उसका ये एक पार्ट है। इसमें अलग अलग किस्में होती हैं एंड प्रोमिनेंटली इसका जो ज्यादातर मेंबर्स हैं वो कहां पे देखने को मिलते हैं? चाइना में। तो ये जो 4-रिंग बटरफ्लाई है ये भारत में 2018 में नामधापा नेशनल पार्क में जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है वहां पर इसको रिकॉर्ड किया गया था। एक बार मैं इसकी आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं, ये देखिए। अब जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि इसके ऊपर इस तरीके की आकृतियां बनी हुई हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें जो है आपको 4 छल्ले बने हुए दिखेंगे, इसमें दिखेंगे, इसमें ऐसे 4 छल्ले जो है बने हुए नजर आते हैं। एक ये कलर हो गया, एक दूसरा कलर हो गया, उसके बाद फिर नीले कलर के 2 छोटे छोटे छल्ले इसमें देखने को मिल रहे हैं। यही कहानी इसके अंदर है, इसमें है। तो इस तरीके के जो 4 छल्ले आपको इसके पंखों पे देखने को मिल रहे हैं। इसमें 4 छल्ले हैं, इसमें है। तो इसके चलते इस बटरफ्लाई को 4 रिंग्स नाम दिया जाता है। अब भारत में लगभग 61 साल के बाद अरुणाचल प्रदेश के नामधापा नेशनल पार्क में इसको फाइनली देखा गया।
Yiptima is part of family that has around 6,000 species of butterflies. अब ये जो ये जो Yiptima कैंटिली या फिर ये जो कोर रिंग्स बटरफ्लाई हैं, ये जिन बटरफ्लाई फैमिली का पार्ट है उसमें लगभग 6,000 किस्म की किस्में देखने को मिलती हैं और भारत में आखिरी बार नॉर्थ ईस्ट में 1957 में इसको देखा गया था प्रोमिनेंटली। तो ये तो जो है अपनी न्यूज हो गई। अब प्रोमिनेंटली इंडिया में तो चलो अब ये लगभग इतने सालों के बाद में दिखी है, प्रोमिनेंटली कहां कहां पे पाई जाती हैं? तो एक तो चाइना, जैसा मैंने आपको बताया, इसके अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन 4 जगहों पर ये बटरफ्लाई देखने को मिलती है और अब इसमें इंडिया भी जो है शामिल हो गया। तो इतनी जगहों पर ये आपकी बटरफ्लाईज पाई जाती हैं। अच्छा, अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे बनेगा, तो 2-3 सवाल यहां से बनकर तैयार होते हैं। सबसे पहले तो रिसेंटली जो आपकी 4 रिंग बटरफ्लाई है वो कितने सालों के बाद भारत में देखी गई है? जवाब हो जाएगा लगभग 61 ईयर्स के बाद में इसको देखा गया। दूसरा, ये जो 4 रिंग बटरफ्लाई है कहां पर देखी गई है इतने सालों के बाद में? इसका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है। तीसरा कि ये जो 4 रिंग बटरफ्लाई है प्रोमिनेंटली इसके ज्यादातर मेंबर्स आपको कहां देखने को मिलते हैं? जो अभी रिसेंटली आपका 61 साल के बाद भारत में देखने को मिली है, इसके प्रोमिनेंटली मेंबर्स कहां देखने को मिलते हैं? जवाब हो जाएगा चाइना में। ये 3 सवाल तो यहीं से बनकर तैयार होते हैं। इसके अलावा इसको कहां पर रिकॉर्ड किया गया था? तो जवाब हो जाएगा नामधापा नेशनल पार्क में रिकॉर्ड किया गया था। ये 3-4 सवाल यहां से सीधे सीधे बनकर तैयार होते हैं। अब यहीं से नामधापा नेशनल पार्क के बारे में भी 1-2 बातें अपने को ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो नामधापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और भारत के अगर हम लोग ईस्टर्न मोस्ट एरियाज की बात करें तो ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है और इसकी बाउंड्री या बॉर्डर म्यांमार के साथ में लगती है। तो 1-2 क्वेश्चन नामधापा की भी अपने को ध्यान रखना है। पहला तो ये कि नामधापा नेशनल पार्क कहां पर है? जवाब हो जाएगा ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जवाब है नामधापा नेशनल पार्क। और भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? तभी भी जवाब हो जाएगा नामधापा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व या नामधापा टाइगर रिजर्व। तो 1-2 क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, जवाब आसानी से दिया जा सकता है, बस आपको याद करना पड़ेगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट न्यूज है ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की है। प्रीलिम्स में यहाँ से सीधे सीधे 5-7 सवाल बनकर तैयार होते हैं जो डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी आपकी कहीं ना कहीं इसमें जो फैक्ट्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी मदद से एमसीक्यू में मदद होगी जरूर, फॉर श्योर। दूसरा, मेंस आंसर राइटिंग में आप इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्रीकल्चर के ऊपर अगर कुछ लिखने को आता है या GS3 का जो पेपर होता है इंडियन इकोनॉमी का, उसमें अगर एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ लिखने को आया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ऐसे लिखने को आया या किसी ऐसे में एग्रीकल्चर के बारे में कोई आपने एग्जांपल देना है, तो वहां पर इसके डाटा का इस्तेमाल आप मेंस आंसर राइटिंग में भी कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, चाहे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए चाहे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, दोनों के लिए इस न्यूज का बहुत ज्यादा फायदा है, ये अपने लिए बहुत हेल्पफुल है। देखते हैं। आफ्टर 65 years, India is hosting the conference by the International Association of Agricultural Economists. It happens every 3 years. It was inaugurated by Prime Minister Modi. मतलब ये कि भारत ने 65 साल पहले एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था। अब 65 साल के बाद में वो इवेंट भारत में ऑर्गेनाइज हुआ है। क्या इवेंट है? कॉन्फ्रेंस है बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स। ये कॉन्फ्रेंस बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट भारत में 65 साल पहले हुई थी और उसके बाद में अब जो है जाकर ये ऑर्गेनाइज हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस की खासियत क्या है? हर 3 साल में एक बार होने वाला इवेंट है और अब जब फिर से ये इस बार भारत में ऑर्गेनाइज हो रहा है तो इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब इसका इनॉग्रेशन किया तो जाहिर सी बात है पीएम ने फिर कुछ एक स्पीच भी दी होगी। अब उस स्पीच में उन्होंने जो बातें करी हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड और भारत किस तरह से पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर का जो क्राइसिस डेवलप हो रहा है उसमें लीड कर सकता है, तो उस स्पीच से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स या फैक्ट्स निकल कर आए। वही पॉइंट्स या फैक्ट्स के फिर मैंने नोट्स बनाए हैं और उनको स्लाइड्स में कन्वर्ट किया और वही मैं अब आपके साथ में शेयर करूंगा एंड डिस्कस करने के बाद में फिर मैं बताऊंगा कि इसमें से क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके पहले अपन लोग पॉइंट पढ़ते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो यहां पर स्पीच दी है उसमें सबसे पहले तो उन्होंने बोला है, फ्रॉम अ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन facing food security challenges
stages to a food surplus nation, India has come a long way in these 65 years. मतलब 65 साल पहले जब भारत में ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट का, तब भारत की स्थिति कैसी थी? नया नया देश था, आजाद हुआ था, नया नया मॉडर्न नेशन बना था, और उस वक्त भारत में क्योंकि एग्रीकल्चर का एक क्राइसिस चल रहा था, तो हमारे सामने फूड सिक्योरिटी का चैलेंज था। हमारे सामने ये चैलेंज था कि हम अपनी आबादी को खिलाएं कैसे, हमारे पास इतना अनाज जो है उसका हम लोग उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। आप में से काफी लोगों ने यह भी सुना होगा कि अमेरिका से मदद मांगी थी, तो अमेरिका वालों ने फिर लाल गेहूं जो है वो हमको भेजा था, जिसकी मदद से रोटी नहीं बनती थी तो पचती नहीं थी, फिर 10 तरीके के इश्यूज होते थे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बोला है कि उस जमाने में जब आपकी आखिरी कॉन्फ्रेंस भारत में हुई थी, जब नया नया देश आजाद हुआ था और बहुत बुरी स्थिति में था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एकदम दयनीय हालत में था, वहां से 65 साल में भारत ने एक फूड सरप्लस नेशन की जो है का मुकाम हासिल किया। फूड सरप्लस नेशन का मतलब क्या होता है? जितना हमें अनाज जो है हमारी जनता को खिलाने के लिए चाहिए, उससे ज्यादा प्रोडक्शन अब हम लोग कर रहे हैं। तो पहला तो ये पॉइंट रहा। दूसरा, उन्होंने कहा इट हैज आल्सो बिकम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड स्पाइसेस। तो ना सिर्फ हम लोग आपका फूड सरप्लस नेशन बन गए हैं, यानी कि जितना हमें अपने लोगों को खिलाने के लिए चाहिए उससे ज्यादा पैदावार, या फिर यूं बोलना चाहिए कि बंपर पैदावार हम लोग अपने फूड ग्रेन्स की कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ दुनिया में दूध के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम बन गए हैं, दाल जो है पल्सेस उनके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम बन गए, और दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले भारत में उगाए जा रहे हैं। इसके अलावा वी हैव बिकम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन, शुगर, टी एंड फार्म फिश। तो ना सिर्फ हम लोग एक फूड सरप्लस नेशन बन गए हैं, जितना हमारी जरूरत है उससे ज्यादा हम लोग उगा रहे हैं, मगर अगर खाद्यान्न की बात की जाए, फूड ग्रेन्स की बात की जाए, तो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट फूड ग्रेन्स के प्रोड्यूसर है। दुनिया में सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा फ्रूट्स का प्रोडक्शन हो, चाहे वेजिटेबल का प्रोडक्शन हो, कॉटन हो, शुगर हो, टी हो, या फिर फार्म फिश हो, ये सारी की सारी चीजें हम लोग उगा रहे हैं। फार्म फिश का मतलब क्या होता है? फार्म फिश का मतलब होता है अगर आपने खुद से कहीं पर तालाब खुदवाया है या कुछ वाटर बॉडी वगैरह बनवाई है, उसमें फिर जो है मछलियों को आपने फिर वहां पर जो है उनकी फार्मिंग शुरू करी है, तो इसको फिश फार्मिंग बोला जाता है, और इसकी मदद से जो मछलियां बनती हैं उनको फार्म फिश कहा जाता है। तो इसका भी प्रोडक्शन भारत में रिकॉर्ड लेवल पर होता है, और दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट फार्म फिश के प्रोड्यूसर भी जो है प्रोड्यूसर जो है वो भारत ही है। फिर आगे ये कहते हैं, Today, India is providing solution to global food and nutrition security. Its experience is valuable for discussion on food system transformations in the world. तो इनका कहना यह है कि आज की तारीख में दुनिया भर में ग्लोबल फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में इंडिया जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहा है। मतलब ये कि दुनिया भर में अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और 10 तरीके की चीजें हो रही हैं, इसके चलते जो फूड का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, या फिर ज्यादा लोग जो है फार्मिंग में जा नहीं रहे। ऐसे वक्त में भारत की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं, कैसे अपने यहाँ खेती बड़ी होती है, कैसे पूरा सिस्टम जो है एग्रीकल्चर का डेवलप किया गया है, उससे काफी सारे लोग जो हैं मोटिवेशन ले रहे हैं, काफी सारे लोग सीख रहे हैं। इट्स एक्सपीरियंस इज वैल्यूएबल फॉर डिस्कशंस ऑन फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड। और हमारा जो ये पूरा एक्सपीरियंस है, इसकी मदद से अगर दुनिया में जो अभी क्राइसिस एक तरीके से फूड सिक्योरिटी का आ रहा है, कई ऐसे देश हैं जहां पर एक समस्या खड़ी हो गई है कि अगर उनको कोई बाहर से फूड ग्रेन्स ना बेचे तो फिर उनके सामने खाने पीने की समस्या हो जाएगी। ये चीज खास तौर पे रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है उसके बाद में देखने को मिली है। रशिया और यूक्रेन दोनों बहुत बंपर मात्रा में वीट का उत्पादन करते हैं। अब जब से वॉर हुआ है तो उसके बाद से उतनी ज्यादा मात्रा में जितना पहले वो लोग फूड ग्रेन दुनिया भर में सप्लाई कर रहे थे उतना हो नहीं पा रहा। वजह यह है कि यूक्रेन वाले जो है वॉर के चलते ब्लैक सी से अपना माल भेज नहीं पा रहे हैं और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा संख्या में वो सारे देश जो ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन जो दुनिया में वीट का होता था रशिया और यूक्रेन में उनसे खरीदते थे, उनके सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। अपनी जनता को कैसे खिलाएं, या फिर फूड ग्रेन्स के जो दाम है वो बढ़ गए, बहुत सारे इश्यूज आ गए। तो ये जो सारे चैलेंजेस आए, इसके बाद में दुनिया भर में फूड सिस्टम्स के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है कि भारत इसमें एक तो जो है आपका अल्टरनेटिव बन सकता है। हमारे यहाँ क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन हो रहा है, बंपर प्रोडक्शन हो रहा है, और हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में जो है अनाज रखा हुआ है, तो एक तो हम सप्लाई करने को तैयार हैं, दूसरा हम कैसे उगाते हैं आप इससे भी सीख सकते हो, ताकि वक्त के साथ में धीरे धीरे आप भी जो है फूड सरप्लस हो सकते हो। तो एक तो इनका ये कहना है। आगे, challenges before sustainable agriculture and food system can only be tackled with the holistic approach of one earth, one family, one future। तो खैर ये तो
फिलोसफिकल बातें हैं कि अब जो भी एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम की प्रॉब्लम आ रही हैं, तो इसमें आप वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर जैसे मंत्र के साथ में आगे बढ़े तो बेहतर होगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये सोशल साइंस वाली बातें हैं, ये अच्छी अच्छी बातें हैं। प्रैक्टिकल रियलिटी दुनिया की थोड़ी सी अलग है, मगर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है, बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है कि दुनिया को एक फैमिली मानिए, एक जो है अर्थ जो है अलग अलग देशों में मत बांटिए, एक फैमिली मानिए, सारे मानव जो लोग हैं उनको आप एक समान लेकर चलिए, और एक फ्यूचर की तरफ में अगर हम आगे बढ़े तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का इशू अच्छे से डील किया जा सकता है। फैंसी बातें हैं, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम की हैं, बाकी बहुत कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। आगे, agriculture is at the center of India's economic policies and small farmers are the biggest strength of India's security। आगे इनका कहना यह है कि क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन क्योंकि एग्रीकल्चर में लगी हुई है, तो भारत की जितनी भी आर्थिक नीतियां बनती हैं, जितना भी एग्रीकल्चरल, जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें सेंटर में जिस बात का ध्यान रखा जाता है वो है हमारी कृषि। वो हमारी कृषि है, और इसके साथ ही साथ हमारे जो छोटे मझौले किसान हैं जिनके पास में 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ इस तरीके से जमीन है, ये हमारी फूड सिक्योरिटी की बैकबोन है। क्योंकि भारत में जब देश आजाद हुआ था तो उसके बाद में बड़ी मात्रा में जमीनें बांटी गई थी, जो किसान थे उनको 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ इस हिसाब से छोटे छोटे पट्टे दिए गए थे। अब जिसके हिस्से जितनी जमीन आई उसके बेसिस पर उसको छोटा या मझौला किसान कहा जाता है। अब ये सारे के सारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ये जो फूड प्रोडक्शन करते हैं, अब सबकी कोशिश होती है जितना हो सके उतना ज्यादा हम लोग फूड प्रोडक्शन कर लें, क्योंकि सरकार एमएसपी पे खरीदती है। तो ये जो ज्यादा से ज्यादा वो एफर्ट मार रहे हैं ताकि एमएसपी पे बेच के अपने घर में कुछ पैसा आ जाए, इसके चलते भारत बंपर रिकॉर्ड प्रोडक्शन जो है वो क्रॉप्स का कर रहा है। और उसी बात को पीएम मोदी यहां पर कह रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं, हमारी एक तो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते वक्त हम लोग एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस लोगों के द्वारा की जाती है, और हमारे यहाँ जो बब्बर प्रोडक्शन हो रहा है या हमारे एग्रीकल्चर की जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो हमारे छोटे किसान है, जिसके चलते हम लोगों ने फूड सिक्योरिटी हासिल करी है। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या? जितना जरूरत है उससे ज्यादा अनाज हमारे पास आज की तारीख में मौजूद है। Positive results of promoting chemical-free natural farming on large scale can be seen in the country। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि धीरे धीरे फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड इन सबसे हम लोग अब दूर हट रहे हैं, केमिकल का इस्तेमाल किए बिना अलग अलग टेक्निक्स डेवलप की जा रही हैं जिसकी मदद से आपका फार्मिंग की जा सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ में लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, उसका भी असर भारत में देखने को मिल रहा है, और दुनिया चाहे तो वो भी चीज हमसे सीख सकती है। एंड लास्टली, इंडिया हैंडेड ओवर 1900 न्यू क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज ऑफ सीड्स टू फार्मर्स इन द लास्ट 10 years। तो और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब हम कितना भी जो है क्लाइमेट कंजर्वेशन की बात कर लें, ग्लोबल वार्मिंग का कुछ ना कुछ असर तो अब दुनिया में दिखने लगा है। एक तो रेन्स के जो पैटर्न है वो बदल रहे हैं, और कई बार जो है बहुत ज्यादा रेन्स हो रही हैं। सितंबर के महीने में जनरली जो है बारिश कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। अब इसका उल्टा हो रहा है, पता चल रहा है सितंबर के महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। इसके चलते जो क्रॉप्स को, जो आपकी जो फसल लगाई गई है खरीफ की, उसको नुकसान हो रहा है। इस तरीके की अब ग्लोबल वार्मिंग के कुछ ना कुछ जो है चेंजेस दिखने को मिलने लगे। इसी तरह से कायदे से जितने वक्त पे मानसून को आ जाना चाहिए, कई बार वो उससे पहले आ रहा है, कई बार वो उससे बहुत लेट आ रहा है, और बहुत सी चीजें हो रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज के चलते कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के ऊपर असर तो पड़ रहा है, एक फैक्ट है। अब प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है कि हमने 1900 से ज्यादा या 1900 के आसपास में अलग अलग वैरायटी की जो सीड्स हैं वो डेवलप करी हैं, या अलग अलग वैरायटीज की जो सीड्स हैं, 1900 किस्म की जो सीड्स हैं वो डेवलप करी हैं, जो क्लाइमेट रिजिलियंट है। हमारे अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग क्लाइमेट की वेरिएशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऐसी क्लाइमेट रिजिलियंट सीड्स बनाई है जिसकी मदद से अच्छा प्रोडक्शन किया जा सकता है। और उसकी मदद से 10 सालों में हम लोग ये जो आने वाले वक्त में भी ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, उसके लिए भी हम लोग अपने किसानों को तैयार कर रहे हैं कि इसको भी हम लोग बेहतर तरह से सामना कर सकते हैं। तो ये सीड्स वगैरह का टेक्नोलॉजी भी हम लोग दुनिया के साथ बांटने को तैयार हैं, ताकि सबका भला हो और इस तरीके के जो क्राइसिस हैं उससे बाकी लोग भी जो है बाहर निकल कर आए। Last, India is also taking a huge campaign for the digitization of land, where farmers will be given a digital identification number for their land and on the use of drones in the farming। साथ ही साथ इनका कहना यह है क्योंकि डिजिटाइजेशन के अलावा दुनिया में अब आगे बढ़ा नहीं जा सकता, तो वो चीज हम लोग अपने एग्रीकल्चर में भी लेकर आ रहे हैं। एक तो हम अपने जितने भी किसान हैं सबकी जो लैंड्स का सर्वे है वो डिजिटाइज कर रहे हैं, जितनी भी जमीनें हैं उनका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है उसके बारे में उसमें फीड की जाएगी कि यहाँ पे कितनी एकड़ जमीन है, किसके नाम पर है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या किस किस तरीके की फसलें यहां पर लगाई जाती हैं वगैरह वगैरह, सारी चीजें जो है इसमें कवर की जाएंगी। साथ ही साथ अब हम लोग ड्रोन्स का भी इस्तेमाल जो है फार्मिंग में करने लगे हैं।
इसकी मदद से आप चाहे आपको जो भी इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, या उसका जो भी ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव भी हो गया, जो भी छिड़काव आपने करना है, या फिर अगर आपने निगरानी वगैरह करनी है, तो उसके लिए भी हम लोग अब ड्रोन्स का इस्तेमाल भी धीरे धीरे करने लगे हैं, और उससे भी हम काफी सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं। ड्रोन दीदी करके एक स्कीम है पूरा का पूरा, उसमें कोशिश ये की जा रही है कि महिलाओं को ट्रेन किया जाए कि वो ड्रोन्स की मदद से जो भी आपका छिड़काव करवाना है दवाइयों का वो करवाएं, या फिर आपको अगर मॉनिटरिंग करनी है, नजर रखनी है फसलों के ऊपर, तो वो सारा काम करने के लिए ड्रोन्स को उड़ाने की ट्रेनिंग जो है गांव की महिलाओं को दी जा रही है, ताकि इससे उनकी भी जो है स्टेबल इनकम वगैरह शुरू हो सके। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर ने जो है इन सब बातों को हाईलाइट किया है। एंड तो ये जो है कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहे थे। अब यहां से ये पूरा जो मैंने आपके साथ में उनकी स्पीच के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, अब यहां से अपन लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चंस किस किस तरह से तैयार हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, क्योंकि 65 साल बाद ये इवेंट हुआ है, ये तो होगा नहीं कि यहां से कुछ ना पूछा जाए। किसी ना किसी एग्जाम में जो भी अभी 2024 का बचा हुआ टाइम है इसमें, और 2025 में भी जो एग्जामिनेशन होने हैं, कुछ ना कुछ यहां से आएगा जरूर। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि 65 साल के बाद भारत में कौन सी कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, या उसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ये ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कितने कितने सालों में होती है, 3 साल में एक बार की जाती है। एंड देन जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, पहला जो लाइन है आप एज इट इज चेप सकते हो कहीं पर भी, एज इट इज जो है इस लाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है कि 65 साल पहले जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, या उस टाइम पीरियड में क्या हमारी हालत हो रही थी, और वहां से हम लोग कितना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर कर एक फूड सरप्लस नेशन बन गए। अब ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो काफी लोगों ने कहा था बहुत लंबे वक्त हम चल नहीं पाएंगे, जो हमारी इतनी बुरी स्थिति है और इतनी ज्यादा गरीबी, और सारे अंग्रेज एकदम हमको इस तरह से कह सकते हैं कि कंकाल बनाकर छोड़कर चले गए थे, हमारे शरीर का सारा न्यूट्रिशन चूस कर जो अंग्रेज गए थे। काफी लोगों ने कहा था हम टिक नहीं पाएंगे, मगर फिर भी 65 सालों के बाद में फूड सरप्लस नेशन बनकर आना, और ऐसे वक्त में फूड सरप्लस नेशन बनकर रिकॉर्ड प्रोडक्शन करना, जब बाकी लोगों के सामने खाद्यान्न का संकट खड़ा हो रहा है, वो भारत की एक, आप कह सकते हैं, एक मोटिवेशनल स्टोरी के तौर पर निकल कर आता है। दूसरा कि भारत में लार्जेस्ट प्रोडक्शन किस किस चीज का होता है, तो आपने याद रखना है, मिल्क हो गई, पल्सेस हो गई, स्पाइसेस, ये 3 चीजों में हम लोग दुनिया में वर्ल्ड लीडर है। अच्छा, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हम लोग करते जरूर है अनाज का, मगर दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन्स के, इसी तरीके से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन, शुगर, टी और फार्म फिश। फार्म फिश क्या होती है वो मैंने आपको बता ही दिया। इन सारी चीजों के सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पर हम लोग निकल कर आए। तो ये 2 पॉइंट्स अपने को याद रखना है, कहीं पर भी अपने काम आ सकते हैं, लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट। देन बाकी सब तो खैर अभी आप मेंस में कहीं पर अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हैं। अब ये जैसे लाइन है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, बड़ी अच्छी लाइन है, इस क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोली है तो इसको चेपा जा सकता है मेंस में, तो आपका इवैल्यूएटर भी खुश हो जाएगा, और बकायदा इनफैक्ट रेफरेंस के साथ बोल सकते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, तो इस बात को ध्यान में रखकर बढ़ना बेहतर है, एंड उससे हम लोग ज्यादा बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इस तरीके की बातचीत आप कर सकते हो। देन इंडिया जो है आज, ये जो आपके जो मार्वलस एक जर्नी रही है एग्रीकल्चर में, इससे काफी लोग जो हैं इंस्पायर हो सकते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, हम अपने एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें भी आप कर सकते हो। देन कि हमारी जो ये पॉइंट भी आप कोट कर सकते हो कि भाई हमारे जो फार्मर्स हैं बिगेस्ट स्ट्रेंथ वगैरह हैं एंड ऑल दैट, तो इन पॉइंट्स को आप एज इट इज कोट कर सकते हो। ये वाला जो पॉइंट है, ये एग्रीकल्चर के आपकी जो क्लाइमेट चेंज है उससे रिलेटेड अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो उसमें आप इसको कोट कर सकते हो कि 1900 से ज्यादा हम लोगों ने क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज जो है क्रॉप्स की बनाई हैं, सीड्स की बनाई हैं, और इनको हम लोग फार्मर्स के साथ में शेयर कर रहे हैं, ये बात भी कही जा सकती है। एंड लास्टली ये पूछा जा सकता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी भारत में 65 सालों के बाद में, तो इसका थीम क्या था। तो याद रखना है, इस साल का जो थीम था वो था ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स, ये थीम किसकी थी, तो ये अपने को कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का नाम याद रखना पड़ेगा, या फिर घुमा के कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की जो 65 साल के बाद भारत में 2024 में हुआ, इसकी क्या थीम थी, जवाब हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 5 अगस्त 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें।
मेहनत करते रहें और याद रखें, समर शेष है, द वॉर इज येट नॉट ओवर। थैंक यू, जय हिंद।